नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के इकाई नंबर 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इकाई नंबर 6 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में शामिल किया गया है डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य। ई वाणिज्य मतलब ई कॉमर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या होता है और डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है, ये दो टॉपिक जोड़े गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में इकाई नंबर 6 के अंतर्गत। अब वैसे तो इस टॉपिक को आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, वैसे ये टॉपिक अपने आप में करंट का टॉपिक भी माना जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में इसे शामिल करने का पर्पस क्या है और इसे किस दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए, इन सब बातों पर अध्ययन करेंगे आज के अपने इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में कि डिजिटल अर्थव्यवस्था होती क्या है, डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप है, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं आप जो माफ कीजिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, आईसीटी कहते हैं इसको हम, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए विशेषकर इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए जो क्रय विक्रय होता है, खरीद बिक्री होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। जब हम सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम डिजिटल अर्थव्यवस्था कहते हैं। आसान भाषा में कहें, ठीक है, परंपरागत जो हमारी अर्थव्यवस्था होती थी वो एग्रीकल्चर पर आधारित होती थी। ठीक है, फिर हम औद्योगिकरण उभर के सामने आया, फिर मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, और वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में। जब आर्थिक गतिविधियां सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित हो जाती हैं, इंटरनेट पर आधारित हो जाती हैं, जहां वस्तुओं की मांग इंटरनेट कहीं ना कहीं नेटवर्क के माध्यम से पैदा होती है, जहां सप्लाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए की जाती है, तब ऐसी अर्थव्यवस्था को हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। क्लियर यहां तक? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या होती है, सामान्यतः आसान भाषा में कहें तो भाई, जब आप कोई भी सेवा प्राप्त करते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, वस्तु की आपूर्ति करते हैं, उसकी कीमत पता करते हैं, ठीक है, तो ये सारी आर्थिक गतिविधियां, आप कोई पेमेंट करते हैं, ठीक है, भुगतान करते हैं, भुगतान प्राप्त करते हैं, जो समस्त आर्थिक गतिविधियां जब इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और डिजिटल नेटवर्क पर आधारित हो जाती हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आसान भाषा में समझें तो इसमें होता क्या है, इस डिजिटल अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है, वितरण है, विपणन है। विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, यानी उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और कंजम्पशन, ये सब कुछ किसके माध्यम से होता है, डिजिटल माध्यमों के द्वारा किया जाता है। जैसे अभी देखिए, हाल ही में 22 तारीख से, ठीक है, आपने देखा होगा बड़े पैमाने पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरुआत हुई किसकी, भाई बिग बिलियन डे सेल की, या जो मेगा सेल की। तो बहुत से लोगों ने अपना सामान खरीदा, भाई अपने घर में फ्रिज खरीदा, या वॉशिंग मशीन है, या मोबाइल फोन ज्यादातर खरीदे, टैबलेट खरीदे, यानी जो भी सामान खरीदा, तो उसमें उन्होंने जो सामान खरीदा उसके लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो ऑनलाइन तरीके से हुआ, पेमेंट भी ऑनलाइन तरीके से हुआ, मार्केटिंग भी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन तरीके से की गई। क्लियर यहां तक? तो जब उत्पादन, वितरण, उपभोग, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका जो मार्केटिंग होती है, विपणन होता है, वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी हर गतिविधि में जब डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल होता है, डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसी डिजिटल अर्थव्यवस्था को इंटरनेट इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी या वेब इकोनॉमी भी कहा जाता है। पर न्यू इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि 21वीं सदी में आज वर्तमान में सारी आर्थिक गतिविधियां इसी पर संचालित हो रही हैं, तो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था कहते हैं, न्यू इकोनॉमी कहा जाता है। इंटरनेट इकोनॉमी इसलिए कहते हैं कि सब कुछ इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट है, अगर इंटरनेट बंद हुआ तो ये सारी गतिविधियां अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक है, वेब इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेबसाइट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वेब ब्राउजर का इस्तेमाल ज्यादा होता है,
इसलिए इसको वेब इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्लियर है तक? बड़ा आसान टॉपिक है अपने आप में। अब यहां से थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन बनता है। ये डिजिटल इकोनॉमी जिस हम टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, इसका विचार सबसे पहले किसने दिया? इसका विचार सबसे पहले दिया डॉन टेप्सकॉट ने। क्या नाम था? डॉन टेप्सकॉट। तो डॉन टेप्सकॉट ने सबसे पहले 1995 में किताब लिखी, और किताब का नाम ही क्या था? किताब का नाम था द डिजिटल इकोनॉमी। यानी 1985 में डॉन टेप्सकॉट ने एक किताब लिखी 1995 में, और इस शब्द को प्रतिपादित किया, द डिजिटल इकोनॉमी को। और इन्होंने क्या कहा डिजिटल इकोनॉमी के बारे में? इन्होंने ये कहा कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें नेटवर्क, सूचना तकनीक और डिजिटल संचार पर आधारित नई प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, ऐसी गतिविधियों को या ऐसी आर्थिक गतिविधियों को ही डिजिटल इकोनॉमी की संज्ञा दी है। क्लियर है तक? यानी सबसे आसान परिभाषा दी है डॉन टेप्सकॉट ने, जिन्होंने 1995 की अपनी किताब द डिजिटल इकोनॉमी में बड़ा सामान्य सी परिभाषा दी कि जो वही आर्थिक क्रियाएं होती हैं हमारी, जब उन आर्थिक क्रियाओं में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का, डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल होता है, तो ऐसी आर्थिक क्रियाओं को, ऐसी अर्थव्यवस्था को ही हम डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो डॉन टेप्सकॉट का नाम मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है द डिजिटल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है, या ये पुस्तक कब पब्लिश हुई? 1995 में पब्लिश हुई। ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती है इस प्रकार के टॉपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भारत सरकार की परिभाषा क्या है। तो 2015 में भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था, जैसा कि आपको मालूम है डिजिटल भारत कार्यक्रम है। तो डिजिटल इंडिया फ्रेमवर्क जो 2015 में शुरू किया गया, उसके तहत क्या परिभाषा तय की गई थी? तो उसके तहत भारत सरकार की परिभाषा क्या है? तो भारत सरकार की परिभाषा यह है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो डिजिटल तकनीक, ई गवर्नेंस, ई पेमेंट, ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से नागरिकों, व्यवसायिकों और सरकार को जोड़ती है। यानी तीनों का नेक्सस बनाती है। किन तीनों का नेक्सस बनाती है? नागरिकों को, व्यवसायों को और सरकार को। तीनों संस्थाओं को या तीनों को नेक्सस करती है, जोड़ती है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ई पेमेंट के माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से, ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से, डिजिटल तकनीक के माध्यम से उद्योगपतियों या व्यवसायों, ठीक है, साथ ही साथ सरकार और नागरिकों को आपस में जोड़ा जाता है। तो बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है भारत सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, अब बात आती है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, नमस्कार ज्योति जी, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? भाई सीधी सी बात है, पहली विशेषता, ये पूरी इकोनॉमी डेटा पे आधारित होती है। पूरा चीज डेटा पे है। दुनिया में सबसे महंगा चीज है आज डेटा। यही कारण है कि आजकल लोग जो कहते हैं कि प्राइवेसी, तो प्राइवेसी मिथ हो चुकी है। पूरा खेल चलता है डेटा का। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करती हैं तो आपसे कुछ परमिशन मांगती हैं, आपके फोटो, आपके मोबाइल नंबर, आपका जो आपके ईमेल आईडी, साथ ही साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका जेंडर, आपकी एज, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी सारा डेटा आपके मोबाइल में एक्सेस करना चाहती हैं वो, कि आप क्या बात करते हैं, किस प्रकार के वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की फोटो, हर चीज का एक्सेस चाहती हैं। और आप जल्दी जल्दी क्या करते हैं? हम जल्दी जल्दी परमिशन के चक्कर में ऑल सारी परमिशन दे देते हैं उनको बड़े पैमाने पर। ये डेटा ही सब कुछ है अपने आप में। क्लियर है? तो सबसे बड़ा पूरा सार जो है आपके डिजिटल इकोनॉमी का, उसकी सबसे पहली विशेषता यही है कि ये पूरी इकोनॉमी डेटा पे आधारित होती है। हम जो निर्णय है, नीति निर्माण है, सब कुछ डेटा के आधार पर लिया जाता है डिजिटल इकोनॉमी में। कि लोगों डिमांड क्या है, ठीक है, कैसे तय होता है कि कितनी गाड़ी बिकेंगी, कैसे तय होता है कि लोगों की जरूरतें क्या हैं। जैसे ही आप देखिए एक बार सर्च करते हैं, वही आपको जूता खरीदना है, तो अचानक से कंपनियों के भरमार विज्ञापन आने लगते हैं, अचानक से नोटिफिकेशन, आपको ईमेल आने लगते हैं। तो कंपनी आपके डेटा का इस्तेमाल करती हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियां डेटा का, ठीक है, आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेटा को बेचा भी जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो विशेषता ये होती है कि पूरी इकोनॉमी आपके डेटा पे आधारित है। दूसरा, गति और पारदर्शी, हर काम बहुत तेजी से होता है। 24/7 ये इकोनॉमी चलती रहती है। ये परंपरागत बाजारों की तरह नहीं है कि सुबह 10 बजे मार्केट खुलेगा, रात को 8 बजे बंद हो जाएगा। ये 24 घंटे चलता रहता है। गति बहुत तेजी से होती है, पारदर्शी होती है। पैसा कहाँ गया, ऑर्डर किसको दिया, कहाँ सामान कौन पहुंचाएगा,
ठीक है, ये सारा काम चलता रहता है, हर चीज लिखा पढ़ी अपने आप होती रहती है। आजकल आप देखते हैं इनवॉइस, बिल नहीं मिलते हैं आजकल, सीधा आपके ईमेल पे बिल आता है, व्हाट्सएप पे बिल आ जाता है। यानी हर चीज में पारदर्शिता बहुत ज्यादा आती है, हर काम बहुत तेजी से होता है, पारदर्शी तरीके से होता है। तीसरा है वैश्वीकरण। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है। ठीक है, छोटे छोटे उद्यमों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है डिजिटल इकोनॉमी के चलते। तो ये डिजिटल इकोनॉमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है, ये छोटे छोटे उद्योगों को बड़ा मंच प्रदान करती है। चौथा, नवाचार को बढ़ावा देती है। ठीक है, नई नई तकनीकें लगातार विकसित होती रहती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था कभी पीछे नहीं जा सकती, अब अगले ही कदम उठाएगी। जैसे भविष्य में हो सकता है कि आप ऑर्डर ना करें, आपके यहाँ पर कोई एआई आपका ऑर्डर कर दे, या एआई आपके बेसिस पर आपको लिए सब कुछ कंट्रोल करना शुरू करे। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन बहुत ज्यादा होता है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, और लागत बहुत कम होती है, अधिक पहुंच होती है, क्योंकि इसमें मध्यस्थता हट जाती है। आप सीधा कंपनी से सामान खरीद सकते हैं, बीच के बिचौली हट जाने से चीजें, लागत भी कम हो जाती है, चीजें बहुत तेजी से आती है, पारदर्शिता भी बढ़ती है, और अधिक लोगों तक पहुंचना संभव हो पाता है। तो डिजिटल इकोनॉमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है, अब आते हैं कि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सरकार ने कदम क्या उठाए हैं, क्या पहल की गई हैं। तो सबसे पहला सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था 2015 में, जिसका लक्ष्य क्या था? जिसका लक्ष्य था समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और ज्ञान अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। जब तक लोगों में डिजिटल डिवाइडेड होगा, लोगों में डिजिटल नॉलेज नहीं होगी, तो लोग कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर पाएंगे। जरूरी है लोगों को भरोसा देना, लोगों को शिक्षित करना, स्किल डेवलप करना, क्योंकि भविष्य में केवल आप इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं, डिजिटल इकोनॉमी, तो लोगों को आपको तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार ने 2015 में शुरू किया। इसके अलावा डिजिटल जो अर्थव्यवस्था तभी चलेगी जब भुगतान प्रक्रिया आसान होगी, क्योंकि परंपरागत तरीके से इंटरनेट बैंकिंग या आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से वो गति नहीं आ पाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। हर व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग नहीं होती है। ऐसे में यूपीआई सिस्टम लाया गया, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम लाया गया, जिसने पूरी की पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था में भुगतान प्रणाली को आसान कर दिया। तीसरा, आधार कार्ड के तहत, ठीक है, जेम शुरू किया गया। जेम ट्रिनिटी कहते हैं, जन धन आधार मोबाइल, यानी जनधन योजना के तहत बैंकों में खाते खोले गए ताकि भुगतान करना आसान हो सके, भुगतान प्राप्त करना आसान हो सके, और अर्थव्यवस्था तभी चलती जब वो बैंकिंग से गतिविधि से जुड़ जाए। तो असंगठित क्षेत्र को भी बैंकों से जोड़ा गया। ठीक है, सीधी सी बात है। आज आप जाते हैं किसी सब्जी वाले के पास, तो एक समय सब्जी वाले का खाता होता भी नहीं था। एक सब्जी वाला कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है, एक अंडा बेचने वाला कितना पैसा कमा रहा है, सरकार को मालूम नहीं होता था। आज सरकार को हर एक छोटे छोटे धंधे के बारे में जानकारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा होगा। उसके बाद पेटीएम में फोन पे का स्टिकर लगा होगा, बारकोड लगा होगा, क्यूआर कोड लगा होगा। तो ये फायदा हुआ है चीजों को जोड़ने से। तो सरकार ने न केवल भुगतान प्रणाली को पारदर्शी बनाया, भुगतान प्रणाली को तेज किया, और साथ ही साथ जनधन आधार मोबाइल जैसे माध्यमों से, ठीक है, वित्तीय पहचान करना, वित्तीय समावेशन का संभव बनाया, यानी सभी लोगों को बैंकिंग गतिविधि से जोड़ा। छोटे छोटे उद्योगों को, असंगठित क्षेत्र के उद्योगों को भी संगठित उद्योग में लाने की कोशिश की गई। ये काम महत्वपूर्ण हुआ है, तभी इकोनॉमी को डिजिटल बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत की जो 70% इकोनॉमी है वो अनऑर्गेनाइज है, असंगठित है। तो केवल 30% की इकोनॉमी को अगर आप डिजिटल बनाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको 70% जो अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी है हमारी, असंगठित क्षेत्र के लोग काम करते हैं, उसको भी आपको ऑर्गेनाइज बनाना होगा, और ये काम सबसे महत्वपूर्ण काम किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था ने। इसके अलावा ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं प्रारंभ की गई। ई क्रांति, भारत नेट, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ऐसे कई सारे सेवाएं प्रारंभ की गई हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। साथ ही साथ स्टार्टअप और फिनटेक जो इकोसिस्टम डेवलप किया गया, यही कारण है आज भारत में देखिए जीरोधा है, पेटीएम है, ग्रो ऐप है, फोन पे है, कई सारी कंपनियां उभर कर सामने आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर रही हैं। एक समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं था, और आज आप देखिए 24 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाता है। आप घर बैठे बैठे ही, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा लगा पाते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद पाते हैं। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती किसी एजेंट के पास जाने की या ऑफिसों में चक्कर लगाने की। तो घर बैठे बैठे जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप मोबाइल पे ही कर पा रहे हैं, वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम है डिजिटल अर्थव्यवस्था का। तो सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नमस्कार गोमती जी, ठीक है, शोभा जी नमस्कार। चलिए, इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ क्या निकले हैं? सबसे पहला लाभ तो ये हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है।
क्योंकि डिजिटल लेन देन में क्या होता है, पैसा कहां से गया और पैसा किसके खाते में गया, दोनों का रिकॉर्ड रहता है। कोई व्यक्ति इसमें झुठला नहीं सकता, किसी बात को छुपा नहीं सकता लेन देन को। तो लेन देन में हर भुगतान, टैक्स सिस्टम, वित्तीय गतिविधि का रिकॉर्ड अपने आप ही तैयार हो जाता है। देखिए, इससे करप्शन में, कर चोरी में, काले धन में भारी कमी आई है। देखिए, आज पहले आरटीयू में सिस्टम होता था, घूसखोरी बहुत ज्यादा होती थी। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है या आपका आय प्रमाण पत्र बनाना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है, सरकारी दस्तावेज बनवाना है, तो बड़े पैमाने पर घूसखोरी होती थी। लेकिन आजकल आप सब काम ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन करते हैं, वहीं आपकी फीस सबमिट हो जाती है। तो ये डिजिटल इकोनॉमी को सबसे महत्वपूर्ण संभाला है किसने, आपकी पारदर्शिता बढ़ी है। पहले रेलवे के टिकट दलालों के द्वारा बेचे जाते थे, आजकल आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन पर जाकर अपना टिकट खुद ही खरीद सकते हैं, खुद ही रिजर्वेशन घर बैठे बैठे रिजर्वेशन करा सकते हैं। आपको ये नहीं कि 4 से 5 घंटे लगते जो सेवा प्राप्त करने में, या रिजर्वेशन सेंटर पर काउंटर पर खड़े रहना पड़ता था लाइन में, वो सिस्टम खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता प्रणाली स्थापित हुई है और गतिमान प्रणाली स्थापित हुई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा हुआ है। और डिजिटल भुगतान की अगर हम बात करें तो 2023-24 में 6,400 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान हुआ केवल एक वर्ष के अंतर्गत। इसने कहीं ना कहीं हमारी नकद आधारित अर्थव्यवस्था पर जो निर्भरता थी, ठीक है, जो कैश सिस्टम था जिसमें करप्शन को बढ़ावा मिलता था, उस नकद आधारित अर्थव्यवस्था पर हमारी निर्भरता को कम किया है। तो सबसे पहला काम किया है, डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे पहला लाभ मिला है हमें। दूसरा महत्वपूर्ण फायदा क्या मिला, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण समय की बचत बहुत तेजी से हुई है। आज आप टैक्स सिस्टम हो, आप ऑनलाइन अपना टैक्स भर सकते हैं। आप इनवॉइस की बात करें, फास्टैग की बात करें, यूपीआई की बात करें, बहुत तेजी से गतिविधियां हुई हैं। आज आप पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंकों की लाइन में लगना नहीं पड़ता है। आर्थिक गति बहुत तेज हो गई है। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि भाई 1 लाख की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। यानी आप सीधा खाते से खाता पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपको बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सुबह उठ के 10:30 बजे बैंक जाना है या शाम को 4 बजे बैंक बंद हो गया तो अब अगले दिन ट्रांजेक्शन होगा। नहीं, 24/7 आपको सेवा प्राप्त हो चुकी है। पैसे का भुगतान करना हो, फास्टैग हो, इनवॉइस की हो, बिलिंग की बात हो, जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी जमा करना हो, टैक्स जमा करना हो, हर टैक्स सबमिट करना हो, हर बात की सारी गतिविधि, सारी आर्थिक गतिविधियां ऑनलाइन संभव हो पाई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो पाई हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है, कहीं ना कहीं आर्थिक दक्षता भी बढ़ाई है और हमारी आर्थिक गतिविधियों की स्पीड भी बढ़ा दी है। साथ ही साथ तीसरा आता है वित्तीय समावेशन। बैंकिंग सेवाओं में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है। एक समय शहरी समाजों में और खासकर पढ़े लिखे और मध्यम वर्ग में ही बैंकिंग गतिविधियों का क्रेज था। ये बैंकिंग गतिविधियों का महत्व ज्यादा होता था। समाज का जो सब्जी बेचने वाला है या समाज का जो ग्रामीण समाज है, वो बैंकिंग गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था, जिस कारण से उसको इन चीजों का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन जब से हम देखते हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का दौर बढ़ा है, बड़े पैमाने पर बैंकिंग सेवाओं से वंचित वर्ग को जोड़ा गया है। आज उन्हें डिजिटल माध्यमों से जोड़ा गया है। जन धन आधार योजना, जैम जो योजना है, ठीक है, उस जैम के माध्यम से करोड़ों बैंक खाते खोले गए हैं। सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 70 करोड़ किसानों के खातों में सीधा आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ट्रांसफर हो जाती है। एलपीजी कनेक्शन की सब्सिडी, एलपीजी की जो सब्सिडी है वो सीधा बैंक खातों में पहुंच जाती है। ठीक है, जो बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप है या वृद्धावस्था पेंशन योजना है, सीधे खाते में पहुंच जाती है। ये जो फायदा मिला है, ये सबसे बड़ा फायदा है किसका, डिजिटल अर्थव्यवस्था का, जिसने वित्तीय समावेशन को अहम स्थान दिया है। पहले छोटे छोटे काम करने वाले, जो छोटे रेहड़ी पे काम करते हैं या ठेला चलाने वाले हैं या छोटा मोटा मूंगफली का धंधा करते हैं, मूंगफली बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग थे, ये पूर्णतः असंगठित क्षेत्र में थे। ये कितना पैसा कमा रहे हैं, ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज आप देखिए, सब्जी बेचने वाले से लेके हर एक व्यक्ति के पास क्यूआर कोड होता है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से न केवल पारदर्शिता बढ़ी, न केवल भुगतान करना आसान हुआ, साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र के रूप में स्थापित करना भी संभव हो पाया है। इसके अलावा उद्यमिता और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारे स्टार्टअप उभर कर सामने आए। ठीक है, फ्रीलांसर, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स जैसी कई सारी वेबसाइट उभर कर सामने आई हैं। आज डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते ही आप घर बैठे बैठे सामान मंगा लेते हैं ब्लिंकिट से। ठीक है, घर बैठे बैठे ही आप ऑर्डर कर देते हैं ई कॉमर्स साइट के माध्यम से। घर बैठे बैठे ही आप खाना मंगा लेते हैं जोमेटो, स्विगी के माध्यम से। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है हमारी जीवन शैली पर। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो प्लेटफॉर्म खड़े हुए, इन प्लेटफॉर्म के पीछे काम करने वाले लोगों को, स्किल्ड लोगों को रोजगार भी बढ़ा है। तो नए नए स्टार्टअप उभर कर सामने आ रहे हैं। 2024 तक 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं।
इसमें से अधिकांशतः डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। लगभग हम गिग इकोनॉमी की बात करें तो 77 लाख लोग, 77 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर गिग इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये गिग इकोनॉमी क्या होती है? जो आपके घर पे सामान देने आते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या जोमेटो से, स्विगी से या ब्लिंकिट से, ऐसे वर्कर को गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो अब 77 लाख लोगों को रोजगार का अवसर पैदा किया है किसने? इन आपके डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते। ठीक है, तो ये सब फायदे मिले हैं किसको? डिजिटल अर्थव्यवस्था के। इसके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत क्या किया गया? बड़े पैमाने पर ई गवर्नेंस और नागरिकों को सेवाएं सीधा उपलब्ध कराई गई। डिजी लॉकर के माध्यम से 200 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, ई हॉस्पिटल के माध्यम से लाखों मरीजों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे हमारे शहर में भोपाल में एम्स बना हुआ है, तो एम्स की अपॉइंटमेंट के लिए आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ते कि आप वहां जाके लाइन में लगाना पड़ेगा। आप घर बैठे बैठे ही एप्लीकेशन से डिजिटल तरीके से, ठीक है, अपना ई हॉस्पिटल एप्लीकेशन पे जाकर अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इससे आपके समय की बचत होती है। जो मरीज होता है उसको, ठीक है, ज्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी सरकार ने स्कीम शुरू करी या सरकार की सेवाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुंचाने में ये डिजिटल अर्थव्यवस्था कारगर साबित हुई है। ठीक है, इसके अलावा टैक्स सिस्टम की हम बात करें तो डिजिटल भुगतान और ई रसीद प्रणाली से जो टैक्स सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता बढ़ी है। अब टैक्स चोरी करना इतना आसान नहीं है। पहले सरकार को मालूम ही नहीं था कि भाई छोटे से छोटे काम करने वाला व्यक्ति कितना कमा रहा है, किस तरीके से ब्लैक मार्केट बढ़ रहा था, काले धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सरकार के पास रिकॉर्ड ही नहीं था। अब तो ये होता है कि अगर आपने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी है और 200 रुपए का भुगतान किया है, तो ये भी सरकार को मालूम है कि सब्जी वाले ने आज कितना धंधा किया है, ठीक है, कौन सा व्यापारी कितना पैसा कमा रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी के चलते भुगतान कैसे हो रहा है? क्योंकि डिजिटल तरीके से ई पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके सरकार आपके जो ट्रांजेक्शन है उस पर भी नजर बनाए रख सकती है। ठीक है, तो इससे फायदा मिला है। कहीं ना कहीं स्पीड न केवल स्पीड तेज हुई है, सरकार का टैक्स रिफॉर्म भी हुआ है, कर संग्रह भी बढ़ा है और असंगठित अर्थव्यवस्था संगठित अर्थव्यवस्था के रूप में तब्दील हो रही है। ठीक है, टैक्स चोरी करना, संग्रह भी वृद्धि हुई है। आरबीआई की 2017 की रिपोर्ट कहती है कि प्रत्यक्ष करों से जो रेवेन्यू आता था, ठीक है, उस रेवेन्यू में 20% की वृद्धि हुई है जब से हमने, ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रोत्साहन मिला। डिजिटल माध्यमों से भारतीय उत्पाद क्या हो गए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच पाए हैं। जब आर्थिक गतिविधियां इंटरनेट के माध्यम से होगी तो विदेशों में दुनिया की किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति भारत से कोई सामान खरीदना चाहता है, आसानी से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो सामान खरीद सकता है। इससे ना केवल हमारे जो उद्योग थे, हमारी जो कंपनियां थी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना संभव हो पाया, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर हमारा, ठीक है, हमारे उत्पाद दुनिया भर तक, बाजारों तक उपलब्ध हो पाए हैं डिजिटल माध्यमों से। 2023 में भारत का ई कॉमर्स जो निर्यात था वो 200 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी निर्यात है, हमने ई कॉमर्स के माध्यम से दुनिया के बहुत से देशों में अपनी सेवाओं को, अपनी वस्तुओं को पहुंचाया है। इसके अलावा पर्यावरणीय लाभ भी हुआ है। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर पेपरलेस जो संस्कृति थी, हर काम को लिखा पढ़ी करना, हर काम को पेपर का इस्तेमाल करना, उस कागज की खपत कम होने से, परिवहन लागत कम होने से बड़े पैमाने पर जो नकद थी, मुद्रा छपाई की लागत थी, उन सब में कमी आई है। 3 फायदे हुए हैं पर्यावरण की दृष्टि से। सबसे पहला, मुद्रा छापने में जो कमी आई वो पहला था। दूसरा, बड़े पैमाने पर पेपरलेस हुई है इकोनॉमी, इसलिए पेपर वृक्षों की कटाई कम हुई है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये मिला है कि भाई जो परिवहन लागत आती थी, पहले लोग बाजारों में जाते थे, सामान खरीदते थे, तो उसमें भाई बड़े पैमाने पर आप पेट्रोल जला रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पर आपके मॉल कल्चर डेवलप करना पड़ रहा है, लोगों को बड़े बड़े बाजार खड़े करने पड़ रहे हैं। लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था ने इन सब चीजों को संकुचित कर दिया। आपको घर बैठे ही सारी सेवाएं उपलब्ध करा दी गई। यही कारण है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर आज ऑनलाइन मार्केट जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये है डिजिटल अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ मिले हैं। लेकिन चुनौतियां क्या नहीं है? डिजिटल अर्थव्यवस्था से अभी चुनौतियां क्या हैं? इसकी हानियां नहीं पड़नी है आपको, चुनौतियां क्या हैं अभी इसके सामने? सबसे पहली समस्या है डिजिटल डिवाइडेड। ये डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइडेड होता क्या है? ठीक है, तो अभी भी समस्या क्या है? अभी भी हम देखें तो शहरी और ग्रामीण लोगों में, शिक्षित अशिक्षित लोगों में, अमीर और गरीबों के बीच में डिजिटल जो खाई है वो अभी भी काफी बड़ी है। ठीक है, आपके घर में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको अभी भी, ठीक है, आपके यूपीआई चलाना नहीं आता, यूपीआई से पेमेंट करना नहीं आता। जो बुजुर्ग लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, ठीक है, या जो व्यक्ति ऐसे हैं
जो थोड़ा एक्टिव नहीं है, आज भी वो परंपरागत समाजों में जी रहे हैं, अपने घर की चार दीवारी के भीतर ही हैं। तो भारत की करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना नहीं आता, जिन्हें आज भी कई बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करना नहीं आता, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर देना नहीं आता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसे कहते हैं डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइडेड। यानी समाज का वो तबका जिसके पास नॉलेज है और समाज का वो तबका जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, दोनों के बीच में खाई बढ़ जाती है, डिविडेंड बढ़ जाता है। एनएसएसओ की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में, याद रखिएगा, भारत में ग्रामीण केवल 45% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। यानी 45% लोगों के पास ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। इसका मतलब 55% लोगों के पास अभी इंटरनेट सेवा ही सही तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पाई है। आज भी कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ऐसे में आबादी का 50% अभी भी आपकी कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी से बाहर है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, इनको दायरे में लाना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 35% से कम लोगों के पास इंटरनेट सुविधा है। यानी मोबाइल फोन तो पहुंच गया, इंटरनेट भी पहुंच गया, लेकिन उस इंटरनेट का इस्तेमाल उनके बच्चे कर रहे हैं। बच्चे ने मोबाइल खरीद लिया शहर में पढ़ाई के चलते, लेकिन उसके पिताजी, उसकी बहन, उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी माँ, ठीक है, मौसी, बुआ, अभी भी वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से कोसों दूर हैं। यानी घर में तो इंटरनेट पहुंच गया, लेकिन सभी लोगों तक इंटरनेट सेवाएं आसानी से प्रोवाइड नहीं हो पाई हैं। सभी लोगों में इस प्रकार की सेवाओं को लेकर जागरूकता नहीं बढ़ी है। ये सबसे बड़ा कारण है डिजिटल डिवाइडेड। ठीक है। दूसरा है साइबर सुरक्षा के खतरे। आपने कई कई बार देखा होगा, डिजिटल अरेस्ट में ऐसे ऐसे लोगों ने सुसाइड कर लिया, उनको लगा सब कुछ सही है। इसमें ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानती हैं, वो डिजिटल अरेस्ट से उन्होंने कहीं ना कहीं हरेस होकर या अपमानित महसूस करते हुए सुसाइड कर लिया। तो कई लोगों ने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि उनको लगा कि सब कुछ सही है। वो डिजिटल अरेस्ट में भी पुलिस वाले को असली पुलिस वाला समझने लगे, नकली पुलिस वाले को भी, क्योंकि इतनी जानकारी उनकी थी ही नहीं। तो साइबर सुरक्षा ने कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जो लोग इस घटना के शिकार हो गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं और उनके ऐसे लोगों में एक मानसिकता डेवलप हो गई कि भाई ऑनलाइन चीजें क्या होती है, चोरी वाला काम है। आज आप देखिए बहुत से लोग वापस धीरे धीरे कैश की तरफ आते जा रहे हैं। कई जगह पे देखिएगा, अगर आप कहीं थोड़ा घूमने फिरने निकलते हैं तो देखिएगा अधिकतर लोग अब कैश का इस्तेमाल वापस करने लगे हैं। बात अलग है कि बहुत बड़ी आबादी आपके यूपीआई का इस्तेमाल कर रही है, डिजिटल ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने लोग थे वो डिजिटल अरेस्ट, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों को देखते हुए वापस कैश की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक हम, ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को साइबर सुरक्षा के तहत नहीं लाएंगे, जब तक सुरक्षित नेटवर्क तैयार नहीं होगा, ये संकट हमेशा से बना रहेगा। ठीक है। इसके अलावा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की समस्या, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ लेने के लिए हमें केवाईसी कराना होता है, हमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है, हमें पूरा एक्सेस देना होता है अपने नेटवर्क का, अपने डेटा का। और इस डेटा के चलते आज भी हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो हमारी डेटा को सुरक्षित करता हो। ठीक है। सरकारें हजारों, अभी हाल में देखिएगा, अभी हाल ही में 50 लाख लोगों का आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ। सीधी सी बात है, दिल्ली के एम्स पर हैकर ने कब्जा किया और 8 दिन तक एम्स की वेबसाइट को लॉक करके रखा। लाखों मरीजों का डेटा लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की जो मुद्दा है, ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती बनी हुई है डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता की कमी। आज भी हम भारत में बहुत से लोग हैं, कोई लिंक आ जाता है कि आपने 50,000 रुपए जीते हैं, लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं और पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। लोगों को आज भी स्पैम कॉल के बारे में नहीं मालूम। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसने मोबाइल फोन तो पहुंच गया, बहुत से बुजुर्ग हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मोबाइल फोन तो खरीद लिया, लेकिन उनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी बहुत कम है। 2022 में शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार ग्रामीण भारत में केवल 38% लोग ऐसे हैं, याद रखिएगा, जो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से कहीं ना कहीं उपयोग कर पाते हैं। यानी ग्रामीण समाज जो भारत की कुल आबादी का 68% है, उस 68% आबादी में 38% परिवार ही ऐसे हैं जहां लोगों को, ठीक है, कहीं ना कहीं डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करना आता है। तो डिजिटल साक्षरता की भारी कमी है। आज भी हमारे घरों की महिलाएं जो हैं, माएँ हैं, दादी हैं, अगर उनसे कहा जाए यूपीआई से पेमेंट करना है तो एकदम नहीं कर पाती। हाँ, वो महिलाएं जो मार्केट में काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, वो तो कहीं ना कहीं सीख लिया, लेकिन भारत की बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अभी भी इस प्रकार की साक्षरता से, जागरूकता से वंचित है। ठीक है। इसके अलावा तकनीकी अवसंरचना की कमी। आज भी हमारे देश में हाई स्पीड इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, बिजली सुविधा है, पहुंच तो गई है लेकिन उस प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची है।
मैं भोपाल में रहता हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर अभी भी हमारे इधर आपके एयरटेल कनेक्शन नहीं मिलता है। हमें जियो फाइबर लगवाना पड़ा, वो भी एयर फाइबर है, यानी ऑप्टिकल फाइबर की लाइन अभी तक नहीं बिछी है। जबकि मेन मार्केट से केवल 3 किलोमीटर दूर है ये इलाका। यानी मेन मार्केट में होने के बावजूद भी, मध्य प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद भी, ठीक है, यहाँ पर अभी भी पूरे शहर में ऑप्टिकल फाइबर लाइन नहीं बिछाई गई है। जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन केवल राजधानी में नहीं बिछी है, जो एक राज्य की राजधानी है, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों तक, सब जगह तक इंटरनेट सर्विस अभी भी आसानी से पहुंच नहीं पाई है। आपने मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट तो पहुंचा दिया, लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन है, जो चीजों को तेज करता है, स्पीड बढ़ाता है, वो उसमें अभी भी कहीं ना कहीं काफी समय लगेगा। इसी कारण से हम देखते हैं कि तकनीकी अवसंरचना की कमी के चलते आज भी बड़े पैमाने पर ग्रामीण समाजों में या बहुत से छोटे शहरों में देखिए, आज भी डिजिटल भुगतान वाला सिस्टम नहीं होता। लोग खुद ही कह देते हैं भैया कैश में पेमेंट करना, डिजिटल भुगतान मत करना। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ये सर्विस, या कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर अभी भी तकनीकी अवसंरचना की भारी कमी बनी हुई है। ठीक है। इसके अलावा रोजगार का स्वरूप भी बदल गया है। जैसे आज हम देखते हैं ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल प्रक्रिया है, इससे जो पारंपरिक नौकरियां भी घट रही हैं, ये भी एक चुनौती है। बहुत से लोग इसे नेगेटिव वे में ले रहे हैं कि धीरे धीरे अगर इस तरीके से ही इकोनॉमी डेवलप होती गई, और इसी तरीके से ही कंप्यूटर पर आधारित, इंटरनेट पर आधारित हमारी इकोनॉमी डेवलप होती गई, तो परंपरागत जो आर्थिक क्रियाएं थी वो उन्हें कौन करेगा। परंपरागत आर्थिक क्रियाओं में जो हुनर था, योग्यता थी, जो आपके कहीं ना कहीं हुनर होता था, काबिलियत होती थी, वो तो खत्म हो जाएगी। आज एआई के जरिए आप जो चाहे करा सकते हैं, जो आर्थिक गतिविधि करना चाहे करा सकते हैं, डिजाइनिंग से लेकर सारी गतिविधि कर सकता है एआई। तो ऐसे में जो परंपरागत नौकरियां थी वो घट रही हैं, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। आज आप देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर मशीनी कार्य हो रहा है, रोबोटिक्स अपनाए जा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐसी ऐसी स्थिति में डिजिटल इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, लेकिन परंपरागत इकोनॉमी क्या होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, संकुचित होती जा रही है। ठीक है। तो ये सब चुनौतियां हैं। इसके अलावा कानूनी और नीतिगत ढांचे की कमी। भारत में आज भी बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड होते हैं, बड़े पैमाने पर आप देखते हैं डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए हमारे पास जो कानून है, हमारे पास जो आपके संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, हमारे पास जो मैन पावर है, इसकी भारी कमी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है हमारे लिए। अगर हमें पूरी इकोनॉमी को डिजिटलाइज करना है, तो पहले हमें इन समस्याओं से जूझना होगा। ठीक है। इसके अलावा ई कचरे की समस्या, जितनी ज्यादा आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उतना ई वेस्टेज बढ़ता जाता है। याद रखिए, डिजिटल उपकरणों की तेजी से क्या होता है, वो तेजी से खराब भी होते हैं, अपडेट नहीं हो पाते हैं। अब देखिए आईफोन 17 आ गया, तो 14 15 किसी काम के नहीं रह जाते हैं। जो 11 12 होते हैं, जनरेशन होती है मोबाइल की। अब किसी का मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या क्या है, वो उसमें एप्लीकेशन चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। याद रखिएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ई वेस्टेज बढ़ता जाता है। व्यक्ति 3 3 मोबाइल खरीद रहा है, तीनों के चार्जर हैं, चार्ज खराब हो चुके हैं, चार्जर पिन खराब हो चुकी हैं, लोगों ने चार्जर को ऐसे ही फेंक दिया। जितना ज्यादा डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल आप करोगे डिजिटल इकोनॉमी को चलाने के लिए, उतना ही ई वेस्ट की समस्या बढ़ती जाएगी। और भारत में 2023 में 17 लाख टन से अधिक ई कचरा का उत्पादन हुआ। ये सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल अर्थव्यवस्था की हमारे समक्ष। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर सामने आई है, वो है संप्रभुता का संकट। क्योंकि जितनी भी हम वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हम आपके एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादातर पश्चिमी देशों के द्वारा निर्मित हैं, खासकर अमेरिका के द्वारा। तो ऐसे में अगर हम देखें, ऐसे प्लेटफॉर्म जो विदेशी कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, गूगल है, मेटा है, अमेजॉन है, इन प्लेटफॉर्मों के पास कहीं ना कहीं हमारा सारा डेटा जाता है। इनका सर्वर अमेरिका में है, इनकी सारी हमारी सारी इंफॉर्मेशन इस देश के पास है। आज आप देखिए, आप फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अमेरिकन कंपनी है। वॉलमार्ट ने खरीदा है फ्लिपकार्ट को, और फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी कंपनी है। फ्लिपकार्ट जिस पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो भी अमेरिकन कंपनी है। अमेजॉन भी अमेजॉन आपकी अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। आप गूगल पे करते हैं, वो भी अमेरिकन कंपनी है। आप फोन पे करते हैं, वो भी अमेरिकन कंपनी है। तो देखा जाए तो हमारी संप्रभुता का बहुत बड़ा डेटा, लाख करोड़ों लोगों का डेटा, और हमारी संप्रभुता कहीं ना कहीं इससे हानि पहुंचती है। बड़े पैमाने पर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये हमारे डेटा को मैनिपुलेट करती हैं, डेटा का इस्तेमाल करती हैं, और हमारे ही खिलाफ कहीं ना कहीं हमें ही धोखे में रखती हैं। हमारे प्रकार के डेटा को बेचा जाता है, हमारे इंफॉर्मेशन को बड़े पैमाने पर। तो कहीं ना कहीं देश के बाहरी तरफ निर्भरता बढ़ जाती है डिजिटल इकोनॉमी के चलते। ठीक है। ये सबसे बड़ा संकट है हमारे समक्ष। ये कुछ चुनौतियां हैं किसकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था की। कोई समझता है इसमें?
टॉपिक बड़ा आसान है, डिजिटल अर्थव्यवस्था। आप जुड़ चुके हैं, आप दिन भर अभी अगर आप देखें, ठीक है, आपने ये कोर्स परचेज किया होगा, इसके लिए भी आपने पेमेंट ई तरीके से किया, डिजिटल तरीके से किया होगा। आप क्लास कर रहे हैं, वो भी डिजिटल तरीके से कर रहे हैं। लाइव क्लास चल रही है, ये भी डिजिटल तरीके से चल रही है। यानी हम सब अपने पूरे जीवन में आसपास डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। आप मंडी में सब्जी लेने जाएंगे, बाजार पर सब्जी लेने जाएंगे, ठेले पर सब्जी लेने जाते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं? गूगल पे, फोन पे से करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। आपने अभी त्योहारों के समय सामान खरीदा होगा, गूगल पे या फोन पे का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, आपने कोई भी घर में खाना मंगाते हैं जोमेटो, स्विगी से, तो भी आप डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। आपने फॉर्म फिल किया होगा अपने एग्जाम का, वो भी डिजिटल तरीके से किया। आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो भी डिजिटल तरीके से होगा। पेपर ऑनलाइन होंगे, अगर होते हैं तो ऑनलाइन होते हैं, तो वो भी डिजिटल तरीके से हो रहे हैं। यानी आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में डिजिटल इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव आ चुका है। क्लियर यहाँ तक? यानी आपकी सारी आर्थिक गतिविधियां डिजिटलाइज हो चुकी हैं। आपका कंज्यूम करना से लेकर, आपके उत्पादन से लेकर, उपभोग से लेकर, वितरण से लेकर, ठीक है, और आपके मार्केटिंग तक सब कुछ डिजिटल तरीके से होता है। आज आप देखते होंगे कि सभी सरकारें, ठीक है, आज मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि आपकी पूरी इकोनॉमी ही कहीं ना कहीं इंटरनेट पर आधारित हो चुकी है। ठीक है। चलिए, अब आता है अगला पोर्शन, हमारा आता है ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स। क्योंकि डिजिटल जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं, तो डिजिटल इकोनॉमी में जो आम जनता सबसे ज्यादा जुड़ी होती है डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत, वो ई कॉमर्स के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं ई वाणिज्य के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं ई कॉमर्स की। ठीक है, ई वाणिज्य की बात करते हैं। नाम से स्पष्ट है, वाणिज्य। वाणिज्य मतलब क्या होता है? जो भी खरीद बिक्री होती है, क्रय विक्रय होता है, भुगतान होता है, ठीक है, कोई भी सेवा दी जाती है, सेवा ली जाती है, ये सब वाणिज्य कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त करना या और व्यवसाय लेन देन करना, इसे कहा जाता है ई वाणिज्य। आपने जोमेटो से ऑर्डर मंगाया, खाना मंगाया, जोमेटो वाले ने खाना आपको लाके दिया, आपने पेमेंट कर दिया। आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कोई ऑर्डर किया, घर पे आपके सामान पहुंचा, आपने पेमेंट कर दिया। ये जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ठीक है, डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करके जो खरीद फरोख्त हो रही है, सामान को खरीदा बेचा जा रहा है, सेवाएं ली और दी जा रही हैं, ठीक है, जो परस्पर लेन देन हो रहा है, ये सब कहलाता है ई वाणिज्य। आसान भाषा में कहें तो जब व्यापार इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन या डिजिटल माध्यम से होता है, तो ऐसे व्यापार को हम ई वाणिज्य कहते हैं। क्लियर है? तो जब भी व्यापार में इंटरनेट का इस्तेमाल होगा, जब भी व्यापार में एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो, व्यापार में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे व्यापार को ही हम क्या कहते हैं? ई वाणिज्य कहते हैं या ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, भारत में 2026 तक $200 मिलियन तक ई कॉमर्स का मार्केट बढ़ चुका है। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है कि अगले साल यानी 2026 तक भारत में ई कॉमर्स का जो मार्केट होगा, 200 मिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। तो ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाँ, हमारा पेपर थोड़ा सा डेटाबेस अगर आता है तो कहां से बिगड़ेगा। पहला क्वेश्चन इनसे बनता है कि भारत, दुनिया भर में अगर ई कॉमर्स की जब बात आती है, यानी ई शॉपिंग की जब बात आती है, तो इसके जनक कौन थे? तो याद रखिए 1979 में माइकल एल्ड्रिच, तो माइकल एल्ड्रिच ने ई शॉपिंग का सबसे पहला आविष्कार किया। तो दुनिया भर में ई वाणिज्य को या ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस कराने वाले व्यक्ति कौन थे? 1979 में माइकल एल्ड्रिच थे। 1981 में आपने कई बार नाम सुना होगा थॉमसन हॉलिडे। ठीक है, जो मेट्रो सिटी हैं या बड़े शहर हैं, देखिएगा आपने मॉल में इनके हमेशा वो होता है, ऑफिस बना होता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी ट्रेवल कंपनी है या टूर एंड ट्रेवल कंपनी है। ठीक है, थॉमसन हॉलिडे ने सबसे पहले, इंग्लैंड की कंपनी है, इसने B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, ये अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सबसे पहले लॉन्च किया था। 1982 में बॉस्टन कंपनी एक्सचेंज ने पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। 1984 में
याद रखिएगा, गेट्स हेड्स ने पहला B2C ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। अब यहाँ B2C B2B का मतलब क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। ये ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। जैसे मान लीजिए कोई सेलर है जो आप ई कॉमर्स पे सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कारखाना, एक किसी व्यक्ति ने कोई प्रोडक्शन करता है, कोई टी शर्ट बनाता है। अब वो टी शर्ट बनाता है या पेन बनाता है, वो पेन बनाने वाली कंपनी है, बिजनेस चलाती है। अब उससे अपना फ्लिपकार्ट से उसने क्या किया, फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप कर लिया, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट भी एक कंपनी है। तो अगर वो अपना सामान फ्लिपकार्ट को बेच रही है, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है, तो इसे कहते हैं B2B। लेकिन जब ग्राहक ई कॉमर्स पे ऑर्डर करता है फ्लिपकार्ट पे जाकर, तो फ्लिपकार्ट उसे एक सामान घर पे पहुंचा देता है, इसे कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। तो B2B सेवा या B2C सेवा, ये सब क्या है, धीरे धीरे शुरुआत होती गई। इनका जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ दुनिया भर में, जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनी, वो थी 1994 में स्थापित होने वाली अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन की स्थापना जॉफ बेजोस ने की थी, याद रखिएगा। और 1994 में अमेजॉन शुरू हुआ था ई कॉमर्स मार्केट में। ये सामान बेचने के लिए शुरू नहीं हुआ था, ये शुरू हुआ था किताबों के लिए। ये आपके घर पे किताबें पहुंचाता था ई कॉमर्स तरीके से, ठीक है। तो 1994 में अमेजॉन की स्थापना हुई। थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको मालूम होनी चाहिए ई कॉमर्स की, ठीक है। अब आते हैं ई कॉमर्स के थोड़े प्रकार जो कई बार सुनने को मिलते हैं। पहला है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसमें जो बिजनेसमैन होते हैं या जो उद्योगपति हैं या जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, वो उनके बीच में आदान प्रदान होता है। जैसे आपने सुना होगा, एक कंपनी है इंडिया मार्ट, तो जिसको अगर बल्क में सामान खरीदना होता है कारोबार चलाने वाले दुकान वालों को, ठीक है, वो सीधा इंडिया मार्ट से ऑर्डर करता है। इंडिया मार्ट बल्क में उस दुकान वाले को अपना सामान वहां तक सप्लाई कर देता है। इसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, इसमें कस्टमर नहीं होता। दूसरा होता है B2C, ठीक है, जिसमें व्यवसाय डायरेक्ट सीधा उपभोक्ताओं को सामान बेचा जाता है, जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के द्वारा, ठीक है। इसे कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तीसरा होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ अपने सेवाओं का आदान प्रदान करता है, वस्तुओं की खरीद फरोख्त करता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से लोग सेकंड हैंड सामान खरीदते हैं OLX पर, कहते हैं ना OLX पर डाल दो। तो आपकी फ्रिज है, आपने OLX पे डाल दी, सामने वाले को फ्रिज पसंद आई, उसने फ्रिज खरीद ली आपसे और पेमेंट आपको कर दिया, यानी ये कहलाएगा कस्टमर टू कस्टमर। इसमें कोई बिजनेस वाला व्यक्ति नहीं था, ठीक है। चौथा होता है कस्टमर टू बिजनेस। बहुत सी ऐसी आपकी कंपनियां हैं जो कस्टमर टू बिजनेस हैं। यहाँ पे कस्टमर अपनी सेवाएं बिजनेस वालों को देते हैं और पैसा लेते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, बड़े फेमस कंपनी है ट्रिप एडवाइजर। भारत में बहुत कम है अभी इसके लोग। एक है फ्रीलांसर, ठीक है, जैसे आजकल बड़े फेमस हो चुके हैं फ्रीलांसर। बहुत से लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं। भाई फ्रीलांसिंग क्या होता है, अमेरिका में बैठी कोई कंपनी है, उसको कोई काम कराना है, कोई वेबसाइट बनवानी है, कोई कोडिंग करानी है, उसने ऑनलाइन freelancing.com पे अपना टेंडर जारी कर दिया, अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। अब जो व्यक्ति ने वो काम लिया है, वो घर बैठे बैठे काम कर रहा है, कस्टमर, और उसने कंपनी को अपनी सेवा दे दी, बदले में कंपनी ने पैसा दे दिया। इसे कहते हैं C2B। या एक कंपनी है ट्रिप एडवाइजर, वो जो आजकल सोलो ट्रेवलर होते हैं या जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, इनके साथ टाई अप कर लेते हैं। ये लोग जगह जगह घूमते हैं और वहां की फोटो खींचते हैं, वहां के बारे में जानकारी देते हैं टिप एडवाइजर को, और टिप एडवाइजर उन फोटो का, उस डेटा का इस्तेमाल करती है अपने ग्राहकों को बताने के लिए कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इसे कहते हैं, याद रखिए, C2B। फिर आता है G2C, जब सरकार आपको कोई सेवा देती है कस्टमर को, कंज्यूमर को, जैसे MP ऑनलाइन, या सरकार आपको ऑनलाइन सेवा देती है, जैसे खाते में पैसा डालती है। जो भी सेवाएं सरकार आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड कराती है, इसे कहते हैं G2C। जैसे आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने हैं, दस्तावेज बनवाने के लिए आप गवर्नमेंट की साइट पे जाते हैं, वहां फीस सबमिट करते हैं, बदले में गवर्नमेंट आपको, ठीक है, सेवा देती है। ये से कहते हैं G2C। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये सब होते हैं किसके प्रकार, ये सब प्रकार हैं आपके ई कॉमर्स के, ई वाणिज्य के प्रकार माने जाते हैं। अब आते हैं ई वाणिज्य का फायदा क्या मिला है। सबसे पहला फायदा तो ये मिला है कि लागत में बहुत कमी आई है, क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट से सामान सीधा उपभोक्ता के पास पहुंच गया। ना तो आपको मॉल दुकान खोलनी है, ना तो दुकान पे लड़का रखना है, ना तो मैन पावर खर्च हो रही है, ना तो आपको किराया देना है, ना तो आपको AC खर्च करना है, ना तो आपको शोकेस बनाना है, चीजों को आपको मार्केट में रखना है।
तो बड़े पैमाने पर खर्चे बहुत ज्यादा बच जाते हैं। तो व्यापारिक लागत जो होती है उसमें काफी कमी आती है ई वाणिज्य के चलते, क्योंकि दुकान, गोदान, बिचौलियों पर होने वाला जो खर्च होता है वो होता ही नहीं, ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई की रिपोर्ट भी ये कहती है 2024 की कि ई वाणिज्य ने पारंपरिक व्यापार की तुलना में 30 से 40% तक जो हमारी आपके कॉस्ट आती है, ठीक है, परिचालन लागत कहते हैं जिसे हम, तो परिचालन लागत को, बिजनेस को चलाने की जो लागत है 30 से 40% में कमी आई है, इसके चलते ई वाणिज्य के चलते। ठीक है। दूसरा है बाजार का विस्तार हुआ है। ई वाणिज्य क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म होते हैं इससे छोटे व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ठीक है। अब छोटे से छोटा कारखाने में कोई व्यक्ति छोटे शहर में किसी चीज का उत्पादन करता है, अगर वो अचार पापड़ भी बनाता है तो उस अचार पापड़ को अमेजोन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बेच सकता है। ठीक है। कि कई सारी छोटी छोटी कंपनियां उभर कर सामने आ रही हैं, जूता बनाने वाली, कॉपी पेन बनाने वाली, पब्लिकेशंस हैं, कई सारे ऐसे लोग उभर कर सामने आए हैं जिनको एक छोटे इस प्लेटफॉर्म के मिलने से फायदा मिला है। ठीक है। हम देखें सतिस्ता की बात करें तो सतिस्ता की रिपोर्ट कहती है कि भारत में ई वाणिज्य का उपयोगकर्ता जो है वो 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और 2050 तक 120 अरब डॉलर तक का ये कारोबार होने की संभावना है 2025 तक। तो ये बताता है कि बाजार बहुत तेजी से फैल रहा है ई कॉमर्स का। ठीक है। तीसरा है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलना। ठीक है। ई वाणिज्य के चलते यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आपके वॉलेट जैसे भुगतान साधनों का लोकप्रिय बनाया है। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें सब कुछ का डेटा चाहिए, तो ई कॉमर्स ने सरकार को निगरानी रखना आसान हो पाया है। सरकार के लिए ब्लैक मार्केट या काला धन या बड़े पैमाने पर पारदर्शिता स्थापित करना पॉसिबल हो पाया है ई कॉमर्स के चलते। ठीक है। आज आप देखिए एनपीसीआई की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में यूपीआई से जो लेन देन होते हैं वो 18 लाख करोड़ रुपए प्रति महीने के होते हैं और 80% से अधिक लेन देन जो हैं वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स में ही होते हैं, सामान खरीदने और बेचने के दौरान डिजिटल भुगतान के रूप में ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को, डिजिटल इकोनॉमी को ग्रो कराने में भी ई कॉमर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा कंज्यूमर के लिए क्या मिला है, कंज्यूमर को सबसे महत्वपूर्ण सहायता मिली है। उपभोक्ता घर बैठे अब वस्तु चुन सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। रेड शीट की रिपोर्ट कहती है 2023 की कि 65% भारतीय कंज्यूमर जो हैं वो ऑनलाइन खरीदारी को सुविधाजनक और सस्ता मानते हैं। यानी बहुत बड़ा मार्केट अब धीरे धीरे काय में शिफ्ट होता जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी में और ई वाणिज्य में, ई कॉमर्स में शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है। बड़े देखिए आजकल संडे को लोग पहले घरों से निकलते थे, वो आसपास के कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, वहां खाना खाने चले जाते थे फैमिली वाले, फैमिली रेस्टोरेंट। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे लोगों में कहीं ना कहीं वो आ गया कि जोमेटो से ऑर्डर मंगा लो, घर पे बैठ के खाएंगे, आने जाने का समय बचेगा, पेट्रोल बचेगा और फालतू में दूर जाने का फायदा क्या है कि 10 किलोमीटर दूर जाना है, इससे अच्छा जोमेटो से खाना मंगा लो। तो ये कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पूरी इकोनॉमी शिफ्ट होती जा रही है ई वाणिज्य के चलते और डिजिटल इकोनॉमी के चलते। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आसान हुआ है कंज्यूमर के लिए। इसके अलावा छोटे जो व्यवसायी हैं इनको बहुत मौका मिला है। जो एमएसएमई होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो होते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं, उन्हें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं बड़ा मार्केट प्राप्त हुआ है। आज अब आता है ना मीशो पे सेलर बनी है, कई सारी महिलाएं ऐसी जो घरों से ही काम कर रही हैं मीशो पर, बड़े पैमाने पर मीशो के जरिए वो अपने कारोबार को फैला रही हैं। ना तो मीशो पे काम करना या फ्लिपकार्ट पे काम करने के लिए ना तो बड़ी लागत की आवश्यकता है, ना दुकान लेनी है, ना घर से बाहर जाना है, घर बैठे बैठे ही अपने कारोबार को चलाना संभव हो पाया है। ठीक है। छोटे व्यवसायियों के लिए ई वाणिज्य के चलते। ठीक है। मीशो की रिपोर्ट भी कहती है कि 90% जो विक्रेता हैं मीशो पर काम करने वाले, वो ज्यादातर क्या है, वो ज्यादातर छोटे व्यापारी हैं। ठीक है। 60% से अधिक विक्रेता जो है महिलाएं हैं। यानी सोचिए मीशो पे सबसे ज्यादा मार्केट अगर किसी ने कैप्चर कर रखा है केवल सेलर का, तो वो महिलाएं हैं जो घरों से काम कर रही हैं। छोटे स्तर पर 90% जो व्यापारी हैं वो छोटे स्तर पर हैं। ठीक है। तो ये फायदा मिला है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर। इसके अलावा सरकार को जो टैक्स रिफॉर्म होता है, पारदर्शिता बढ़ी है। ऑनलाइन भुगतान होने से क्या हुआ, जीएसटी का संग्रह बढ़ा है। 2023 की रिपोर्ट कहती है कि ई कॉमर्स के व्यापार से जीएसटी का जो राजस्व है 22% तक बढ़ गया है। क्योंकि हर काम जब लेन देन पारदर्शी तरीके से होगा तो सरकार को मालूम होता है टैक्स कहाँ पे आ रहा है, टैक्स कहाँ लगाना है। अभी तक तो सब काज खुले मार्केट में हो रहा था और हर काम कैश हो रहा था, तो मालूम कैसे पड़ेगा। लेकिन अब फ्लिपकार्ट या अमेजोन से काम हो रहा है, लोग घर बैठे ऑर्डर कर रहे हैं, इनवॉइस प्रिंट हो रही है, टैक्स सिस्टम काम कर रहा है, तो हर काम डिजिटलाइज होने से, ई कॉमर्स के होने से ये फायदा मिला कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। लोग अब कर चोरी करना इतना आसान नहीं रह गया है।
ठीक है। इसके अलावा रोजगार भी बढ़े हैं भाई, घर तक आपके सामान पहुंचाएगा ई कॉमर्स के माध्यम से, तो बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स खड़े हुए हैं, बड़े पैमाने पर पैकेजिंग हो रही है, डिलीवरी हो रही है, ग्राहक सेवा को प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर मैन पावर की आवश्यकता होती है, जिस कारण से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। आज आप देखिए आपके शहरों में रैपिडो है, आपके शहरों के आसपास देखिए बड़े पैमाने पर ब्लिंकिट है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन के डिलीवरी बॉय हैं, स्विगी है, जोमेटो के डिलीवरी बॉय हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है इस ई कॉमर्स के चलते, इस डिजिटल इकोनॉमी के चलते। ठीक है, नेस्कॉम की रिपोर्ट भी कहती है कि ई कॉमर्स ने 12 लाख से ज्यादा, ठीक है, प्रत्यक्ष और 30 लाख से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। तो सारी रिपोर्ट भी आपको मालूम होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को बढ़ाती भी है और आपके पॉइंट को क्लियर भी करती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ी है। अभी तक कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोग गांव से शहरों की तरफ आते थे, घर में कोई फंक्शन होता था या शॉपिंग करनी है, शादी ब्याह की तैयारी करनी है, तो शहरों में आते थे। आज आप देखिए छोटे छोटे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 शहरों में भी ई कॉमर्स बहुत तेजी से फैला है। छोटे छोटे शहरों में भी आज आप देखिए मीशो के माध्यम से फ्लिपकार्ट या अमेजोन की सेवाएं दी जा रही हैं। बड़े पैमाने पर आज भारत नेट परियोजना, डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों के चलते ग्रामीण उपभोक्ता भी ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम हो पाया है। देखिए आईएएमआई की रिपोर्ट भी कहती है कि ग्रामीण भारत में ई वाणिज्य की वृद्धि है वो 35% की रफ्तार से बढ़ रही है। यानी 35% की रफ्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स, ई वाणिज्य का स्तर बढ़ता जा रहा है, सेवाओं का विस्तार होता जा रहा है। तो ये बताता है कि भाई बड़े पैमाने पर ई वाणिज्य किस प्रकार से काम कर रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी और ई वाणिज्य दोनों अपने आप में क्या है, दोनों अपने आप में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। प्रश्न ये था कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है हमारा 2000, ये वो अधिनियम है जो हमारे पूरे ई कॉमर्स मार्केट को रेगुलेट करता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तो भारत में ई कॉमर्स को कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला या ई कॉमर्स को रेगुलेट करने वाला कानून कौन सा है? वो है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट। यानी हमारा जो आपके एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट है, वो कब लाया गया? 2000 में लाया गया था। 10 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ था हमारा आईटी एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। इस आईटी एक्ट के आधार के अंतर्गत ही कई सारे मुद्दे शामिल हैं। जैसे हमने पढ़ा था साइबर क्राइम, तो साइबर लॉ है, हमारा ई कॉमर्स है, ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं, सारी सेवाएं जो हैं, इसी कानून के दायरे में आती हैं, इसी अधिनियम के दायरे में आती हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको अलग से मैंने एक कानून भी पढ़ा दिया ई कॉमर्स को लेकर। चलिए, वर्तमान में भारत सरकार की अभी ई कॉमर्स पॉलिसी अभी तक नहीं आई है। 2019 में कमेटी बनी थी, लेकिन पिछले 6 साल होने को आ गए हैं, ई कॉमर्स को लेकर अभी कोई कमेटी या कोई कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। यही कारण है कि ई कॉमर्स को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां बनी हुई हैं। अभी भी सरकार की नजरिया, सरकार की राय, सरकार का कोई दस्तावेज ऐसा जारी नहीं हुआ है, कोई पॉलिसी अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ई कॉमर्स अपना दायरा फैलाता जा रहा है। आज आप देखिए त्योहारों के समय देखिए या डेली आपके बिल्डिंग में आसपास देखिए, बड़े पैमाने पर आपके मोहल्ले में देखिए, कॉलोनी में देखिए, बड़े पैमाने पर आपको गिग वर्कर्स या डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े जो लोग हैं, जो आपके घर में डिलीवरी बॉय आ रहे हैं, सेवा देने आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर आप देखेंगे सब कुछ ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में, डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है और ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये हमने यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूनिट नंबर 6 हमारा चल रहा है अभी। ठीक है, ये लेक्चर यूट्यूब पर भी जाएगा, याद रखिएगा। आज वैसे तो सारे लेक्चर यूट्यूब पर प्रोवाइड कराना संभव नहीं हो पाता है। हाँ, याद रखिएगा हमारे कई सारे बैच चल रहे हैं। यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म आप सभी ने फिल कर दिया होगा। एग्जाम डेट नहीं बताई गई है अभी, लेकिन आप तो फिर भी मान के चलिए कि आपको दिसंबर में एग्जाम देना है, और हमारा टारगेट है कि नवंबर में ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक पूरा हो चुका है। यूनिट नंबर 6 हमारी चल रही है। अक्टूबर के महीने में ही हम, ठीक है, यूनिट नंबर 6, 7 और 8 को पूरा कवर करा देंगे। नवंबर के सेकंड वीक तक आपका 9 और 10 भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी 15 नवंबर तक आपका यूजीसी नेट का सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम टेस्ट सीरीज और अपना रिवीजन शुरू करेंगे। तो हमारा यूजीसी नेट का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे लाइव क्लासेस होती है और शाम को 7 बजे क्लासेस होती हैं। तो एक साथ कम से कम 2 लेक्चर चलते हैं, 2 यूनिट एक साथ चलती हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बैच याद रखिए, एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, उसका बैच भी शुरू हो चुका है। जो लोग एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं उसका बैच भी प्रारंभ किया जा चुका है।
ठीक, अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। यूपी पीजीटी का एग्जाम डेट बढ़ा चुके हैं, तो यूपी पीजीटी का हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, क्योंकि जून में ही हमने करा दिया था। जून के बाद फिर एग्जाम डेट अगर अक्टूबर आई थी और अब फिर से बढ़ा दी गई है। तो अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। हाँ, हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज फ्री है, टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट सीरीज चलती है। 2500 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं अभी तक, प्रतिदिन 100 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज फ्री है, आप कोर्स परचेज करें या ना करें, आप टेस्ट सीरीज का फायदा ले सकते हैं। अगर आप झारखंड पीजीटी, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, ठीक है, या आप अपना राजस्थान रीट, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे बैच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान पीसीएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है, या देखिए वो भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट ए, पार्ट बी, 2 पार्ट्स में सिलेबस है, पूरे टॉपिक कवर हो चुके हैं। पेपर आपका दिसंबर में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। करंट में हमारे 3 बैच चल रहे हैं। यूजीसी नेट का बैच चल रहा है, एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चल रहा है, और एमबीपीएससी के सेट का बैच चल रहा है, और साथ ही साथ झारखंड के जेट का बैच चल रहा है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ठीक है। नहीं, कोशिश पूरी करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 नवंबर तक कंप्लीट करा दिया जाए। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा लेके चलना, क्योंकि अभी दिवाली का समय भी आएगा, ठीक है? तो इसलिए उस दौरान हो सकता है कि 2 से 3 दिन क्लास नहीं हो पाए। इसलिए थोड़ा-सा 1 हफ्ते एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं हम 15 नवंबर तक। लेकिन फिर भी हमारा कोशिश ये रहेगी कि 5 से 6 नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और यूनिट नंबर जो अभी 6 चल रही है, इस यूनिट को आपको सोमवार तक कवर करा दिया जाएगा। ठीक, आज है गुरुवार, अगली जो गुरुवार सोमवार तक, यानी आने वाले 4 दिनों में यूनिट नंबर 6 आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। यूनिट नंबर 7 हमारी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। तो आज का लेक्चर बहुत छोटा-सा लेक्चर था। याद रखिए, बड़ा सामान्य सा टॉपिक है। कई बार आप पढ़ते हैं डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है, ई-कॉमर्स क्या होता है। अब ई-कॉमर्स को बहुत से लोग टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ने लगते हैं, और बी-टू-बी क्या है, सी-टू-सी क्या है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपका जो परीक्षा है वो समाजशास्त्र की है। तो उसको समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से पढ़िए चीजों को। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।